कि सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं और इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य यही है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि दरअसल बीते 8 सालों में विभिन्न मोर्चों पर इस सरकार की क्या उपलब्धियां रही, क्या चुनौतियां रही और क्या अभी भी ऐसे सपने हैं जिनको पूरा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज इस कॉन्क्लेव की शुरुआत करने के लिए बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे साथ सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, खेल और युवा मामलों के भी मंत्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, धन्यवाद आपका इस कॉन्क्लेव की पहली जो संवाद है उसमें शामिल होने के लिए। अनुराग जी, मेरा पहला सवाल, क्योंकि हम सपनों की बात कर रहे हैं, हम 8 सालों के जो कुछ उपलब्धियां उनकी बात कर रहे हैं। मुझे याद है अभी जब प्रधानमंत्री जी शिमला में थे और आप भी मंच पर थे, तो प्रधानमंत्री जी ने जब 8 साल का जिक्र किया तो उन्होंने एक बात जरूर कही। उन्होंने कहा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में क्या था और आज क्या है, उसका उन्होंने कंपैरिजन किया। जब हम 2014 की बात करते हैं तो मुझे याद आता है, जाहिर सी बात है, उस समय देश में ऐसी स्थिति थी कि 40% घरों में शौचालय था, सिर्फ बिजली 1/3 परिवार थे जिनके पास बिजली नहीं थी, पीने का पानी आज भी वो एक बड़ी चुनौती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आपकी पार्टी सरकार में आई थी तो एक बड़ा नारा था, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब ये कहा जाता है कि अब आप अच्छे दिनों की बात नहीं करते। क्या अच्छे दिन आए तो किन के आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं डीडी न्यूज़ को बधाई देता हूं कि कॉन्क्लेव आपने किया। मोदी जी की सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर जो लेखा जोखा मांगने का आपने शुरुआत आज की है, मेरे लिए भी अवसर है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ा है, हम भी देश को अपनी बात पहुंचा सकें। ये 8 वर्ष सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के थे। सोच में ही कभी प्रधानमंत्री बनने का नहीं था, प्रधान सेवक बनने का था। यही कारण है कि पिछले 8 वर्षों में देश के कोने कोने तक विकास को पहुंचाने का काम भी किया और गरीबी रेखा से बाहर निकालने का लोगों को आज तक की सबसे बड़ी संख्या आई है तो पिछले 8 वर्षों में आई है। ये देश ने नहीं, दुनिया भर की संस्थाओं ने इसको माना है। अब आप कहते हैं अच्छे दिन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ, अगर हमने पिछले 8 वर्षों में करने का काम किया है, आप कल्पना कीजिए, देश की करोड़ों महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को खुले में शौच करने जाना पड़ता था, सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद। जी 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय देश में बना कर दिए, मात्र 2.5 वर्षों में बना कर दिए। लोग बारिश में, तूफान में, आंधी में, सर्दी में, गर्मी में कच्चे मकानों में या तरपाल के नीचे सोते थे। जितने 70 साल में बने उतने हमने 8 साल में 3 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए। यही नहीं, मात्र 17% ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल मिलता था। कई घंटे पानी लाने ले जाने में लगते थे, मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। मात्र पिछले 3 वर्षों में 47% घरों में नल से जल ग्रामीण क्षेत्रों में देने का काम किया है। 9 करोड़ नल से जल देने के नए कनेक्शन दिए हैं। आप यही नहीं, जो धुएं से रसोई में महिला की हालत खराब होती थी और लकड़ी लाने भी जंगल जाना पड़ता था, पानी, लकड़ी, शौच आदि दिहाड़ी तो लोगों की इसी समय में जाती थी। अब उनके पास लकड़ी नहीं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.5 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं कहता हूं कि जो हमारे 18,000 से ज़्यादा ऐसे गांव थे, 2.5 करोड़ से ज़्यादा परिवार थे जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं था, हर घर को बिजली, हर गांव को बिजली देने का काम भी किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अच्छे दिन तो यही होते हैं कि आपको शौचालय भी मिला, पक्का मकान भी मिला, बिजली का कनेक्शन भी मिला, जनधन खाता भी मिला, आपको इंश्योरेंस 12 रुपये में भी मिली, आपको नल से जल भी मिला। और यही नहीं, मुफ्त में वैक्सीन भी। तो 28 महीने तक दुनिया का कोई एक देश 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देता रहा तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देने का काम किया है। मेरा तो एक ही रहेगा, आप इसको अच्छे दिन कुछ भी कहें, गरीब के जीवन में जो बदलाव आया है, सेवा की भावना से जो काम किया है, पारदर्शिता लाकर जो सिस्टम को जवाबदेह बनाया है, ये सुशासन की नई मिसाल खड़ी की है। और गरीबों के कल्याण में मोदी सरकार ने 24 घंटे काम करके उनको आगे लाने का काम किया है। मैं तो यही कहूँगा, 60 से बेहतर 8।
60 से बेहतर 8। ठीक है, आपने जो कहा वो आंकड़े बहुत सारे हैं और उन आंकड़ों को विपक्ष भी बहुत सारे आंकड़ों को चुनौती ज़्यादा नहीं देता। लेकिन आपने कहा कि जैसे बिजली, पानी, शौचालय, ये तो बेसिक ज़रूरतें हैं। मैं इसमें किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। क्या भारतीयों के लिए बिजली, पानी, शौचालय मिल जाए, यही अच्छे दिन होंगे? क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हम बात करते हैं। आप एक एयर कंडीशन हॉल में बैठे हैं, आप देश के सबसे बड़े, एक से मैं कहूँ ब्रॉडकास्टर के लिए काम करते हैं, शहर में, देश की राजधानी में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे साहब, जब आप लोग ट्रेन से जाते थे और मैं भी ट्रेन से जाता हूँ, तो उस समय ट्रेन की पटरी के साथ दूसरी पटरी पे लंबी कतार लगी होती थी शौच करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के शहरों से बाहर निकलो, दिल्ली में भी तो झुग्गी झोंपड़ी के लेके बाकी पक्के जिन्होंने कब्जे वाले मकान बनाए थे उनके भी शौचालय, शौच करने की जगह नहीं थी, खुले में जाते थे। आप उस महिला के बारे में सोचिए जी, जो गर्भवती होगी, सुबह 5 बजे शौच करने गई होगी और शाम के 7 बजे का इंतजार करती होगी, उसके होने वाले बच्चे या उसके स्वास्थ्य पर क्या बीतती होगी, उस गरीब बूढ़ी महिला के ऊपर क्या बीतती होगी, जिसके चलने की मुश्किल आती है, ये बुजुर्ग हो या बच्चे हों, लेकिन खुले में शौच करने दिन के समय नहीं जा सकते थे। आप अपने इस पूरे बिल्डिंग के शौचालय जरा एक दिन के लिए बंद करके दिखाइए, फिर मैं मानूं क्या बदलाव होता है। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ढिंडोरा पीट के बोलेंगे क्या बदलाव लेकर आए। और किसी दिन आपके यहाँ रसोई गैस, आपके यहाँ तो पाइप लगी है जी, आपके यहाँ पाइप से गैस आती है। अगर आपके 2 दिन के लिए गैस कनेक्शन बंद कर दिया जाए तो आप कभी बच्चों को पूछना, बेटा लकड़ी लेने जाएंगे कि बाहर खाना खाने जाएंगे? जिन लोगों ने 70 वर्ष अपना जीवन वैसे बताया हो, आप कल्पना कीजिए उनके लिए जीवन क्या था। अमीर और गरीब के बीच में इतनी बड़ी खाई थी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इस खाई को भरने का, कम करने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो सरकारें 60 वर्षों में नहीं कर पाई, हमने 8 में करने का काम किया है। आंकड़े कहते हैं, अब तुलना करके देखिए, जितना पिछले 60 वर्षों में जिन लोग सत्ता में रहे, जो बैंक खाते नहीं खोल पाए, राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया, मोदी जी ने 2 सालों में 45 करोड़ बैंक खाते खोले। और आज यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो पूरी दुनिया भर में उदाहरण दिया जाता है, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है कि 4 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन एक महीने में कुछ होता है, तो भारत की यूपीआई भीम डिजिटल ट्रांजैक्शंस के माध्यम से होता है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। दुनिया के बड़े बड़े देश आपदा में जो नहीं कर पाए, मोदी जी आज एक बटन दबाते हैं, 12 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपया 1 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। ये ताकत नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। ये बड़ी बात है, क्योंकि हम जब भी इसकी बात करते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से चलता है तो उसमें से सिर्फ 15 पैसे ज़मीन पर पहुंचता है, 85 पैसे गायब हो जाता है। आज 21,000 करोड़ रुपए सीधा जाते हैं दिल्ली से और बैंक खातों में पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है, बड़ी बदलाव है। लेकिन अनुराग जी एक बात और, लेकिन आपने इसमें एक बात और नहीं बताई जी। खाते में पैसे तो पहुंच जाता है, लेकिन जो खाने वाला सिस्टम था ना, जो दीमक की तरह पूरे सिस्टम को खाता था, बिचौलिए खाते थे, दलाल खाते थे, अधिकारी खाते थे, नेता खाते होंगे। ये सिस्टम इतना करप्ट हो गया था पिछले कुछ सालों में। 2014 में आने के बाद जनधन आधार मोबाइल, ये जैम ट्रिनिटी के माध्यम से और ये डीबीटी के माध्यम से आज खाने वालों को खत्म करने का काम किया है। भ्रष्टाचार को इस दृष्टि से खत्म किया तो मोदी सरकार ने खत्म किया, और देश के टैक्स पेयर का 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बचाने का काम किया तो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार की जो आप बात करते हो बड़ा मुद्दा, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक और बात, क्योंकि दोबारा अगर मैं 2014 की तरफ जाता हूँ तो एक और बड़ा नारा उस वक्त था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अभी 8 साल के बाद हम देख रहे हैं कि जो है महंगाई की दर, जो है थोक महंगाई दर 15.08%, सबसे ज़्यादा 8 सालों में। खुदरा महंगाई दर 7.8%, ये भी सबसे ज़्यादा महंगाई की दर है पिछले 8 सालों में। तो ये महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष कहता है कि आप नाकाम रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव तब आएगा जब महंगाई काबू में रहेगी। मैं धन्यवादी हूँ, आपने सवाल पूछा। ये सवाल इसलिए भी पूछना था क्योंकि आप वित्त मंत्री भी रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप धन्यवाद, आपने सवाल पूछा। कांग्रेस के जब हमें सत्ता देकर गए, उस समय ना आपदा थी, ना दुनिया भर में कोई ऐसा संकट था, उसके बावजूद उस समय 13.5 से 14% तक महंगाई दर गई। पिछले 2 वर्ष दुनिया ने बहुत खराब देखे हैं जी। पिछले 2 वर्षों में दुनिया ने आपदा के समय, महामारी के समय लाखों लोगों की जान जाती हुई देखी।
उस आपदा में, महामारी के समय, जहां दुनिया और हमारे देश के ऊपर भी संकट था, ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था, जिन्होंने दुनिया के ऊपर निर्भर नहीं रहे, हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन बनाने का काम भी किया और 192 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम भी किसी देश ने किया तो हमारे भारत ने किया है। इसलिए भारत के कोविड वॉरियर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, वैज्ञानिकों को, वैक्सीन निर्माताओं को और विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आज करना चाहता हूं। दूसरा, देश के अन्नदाताओं ने आपदा के समय भी कृषि के क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपदा के समय भी, पहले लॉकडाउन में भी, दूसरी वेव में भी पूरी खरीदारी की, पहले से ज़्यादा खरीदारी हमने कृषि के क्षेत्र में अनाज की। दाम भी ज़्यादा दिए, खरीद भी ज़्यादा की और इससे किसान संपन्न और समृद्ध भी हुआ। अब आती है कि महंगाई की मार। दुनिया भर में जो हमारा फर्टिलाइज़र का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जी, उसके जो रॉ मटेरियल के दाम हैं वो दुगने से ज़्यादा हो गए। भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देती है, किसानों पर वो नहीं पड़ता, बोझ नहीं पड़ता। लेकिन आपदा के समय 1 लाख नहीं जी, 2,10,000 करोड़ रुपया सब्सिडी हम अब तक दे चुके हैं, दुगनी से ज़्यादा। किसान पर बोझ ना पड़े ताकि उससे बाद उपभोक्ताओं पर भी बोझ खरीदारी पर ना पड़े। लेकिन दूसरा कारण क्या है? क्रूड ऑयल $120 से ज़्यादा दाम हो गया। यह मेरे और आपके हाथ में नहीं है, ये दुनिया भर के तेल बाजार की कंपनियां और देश वो तय करते हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर के कारण अनाज का संकट भी, तेल का संकट भी और सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन आई है, जो गतिरोध पैदा हुआ है, उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण लोगों को तेल नहीं मिल पा रहा, गैस नहीं मिल पा रहा, अनाज नहीं मिल पा रहा। जो बाकी रॉ मटेरियल है उसकी कमी है, पेपर से लेके बाकी सब हर क्षेत्र में कमी आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने आपदा की शुरुआत में कहा था भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमें संकल्प लेना है, उस दिशा में जुटना है। आज देश भूल गया होगा, लेकिन याद कीजिए हमारे यहां पर एक भी पीपी किट नहीं बनती थी। देश ने 2 महीनों के अंदर अपनी क्षमता खड़ी की, 10 लाख पीपी किट भारत में बननी शुरू हो गई। भारत के लिए भी और दुनिया भर के देने का काम किया तो भारत के ने किया है, भारत के लोगों ने किया है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भारत को कहा जाता है, दवाइयां देने का काम आपदा के समय भारत ने किया है। वैक्सीन देश के लिए भी और दुनिया के 170 देशों को देने का काम भी भारत ने किया है। हमने वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, वर्ल्ड इज वन फैमिली की बात करते हैं, हमने उसको पूरा करने का काम किया। हमने दुनिया के लिए भी सहयोग किया है, अपने देश के अंदर भी हमने अनाज का संकट पैदा नहीं होने दिया जी। 80 करोड़ गरीबों को अनाज दिया है। जहां तक महंगाई की बात है, ये जो रॉ मटेरियल के रेट पीछे से बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर हो, तेल हो, बाकी प्रोडक्ट्स हो, आज गाड़ियां नहीं मिल रही मान लीजिए, अब चिप्स यहां पे बनती नहीं। जो नीति निर्धारक थे पिछले 70-75 सालों में, उन लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन मोदी जी ने चिप की फैक्ट्री भी, फैब, ये सब लगाने का शुरुआत कर रहे हैं जी। हमने देखिए आपदा के समय भी पॉलिसी डिसीजंस क्या लिए जो शायद 1992 में भी नहीं लिए। हमने डिफेंस का सेक्टर खोल दिया, स्पेस का सेक्टर खोल दिया, कोल एंड माइनिंग का सेक्टर खोल दिया, एग्रीकल्चर में हम बदलाव लाए कानून को लेकर। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में जहां ओपननेस नहीं थी, हमने वहां प्राइवेट क्षेत्र को आगे लाने का प्रयास किया ताकि जॉब क्रिएशन हो, हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, भारत के विकास को और पंख लगे। और आज आप कह सकते हैं सिर उठाकर कि जीएसटी की कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपया जब नहीं बढ़ती थी, इस आपदा के समय भी पिछले 15-16 महीनों में आप देखोगे 1 लाख करोड़ क्या, 1,63,000 करोड़ भी हुई और पिछले महीने भी 1,44,000 करोड़ की कलेक्शन हुई। ये मोदी सरकार के निर्णयों के कारण हुई है कि अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में हमारे भारत का नाम है। हमारा डंका दुनिया में बज रहा है कि अर्थव्यवस्था भी तेजी के साथ बढ़ रही, तो भारत की बढ़ रही है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी से सवाल जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमने पाए हैं लंबे घने काले बाल केश कांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल से। मेरे बालों का सीक्रेट है केश कांति हेयर ऑयल। और मेरे भी। ऐसे ही करोड़ों देशवासियों को भरोसा है केश कांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल पर। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम, त्वचा बनेगी शाइनी और लवली।
एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपनों का भविष्य उज्जवल बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education. Offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. दंत कांति से हमने करोड़ों लोगों को दांतों की लंबी उम्र का वरदान दिया। वही दंत कांति एडवांस है दांतों की सुरक्षा का ब्रह्मास्त्र। दंत कांति एलोवेरा तथा दंत कांति मेडिकेटेड है दांतों की सेंसिटिविटी का साइंटिफिक सॉल्यूशन। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो। कावेरी रंग छायो, खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप डीडी कॉन्क्लेव देख रहे हैं। 8 साल मोदी सरकार, सपने कितने हुए साकार, इसी की हम शुरुआत कर रहे हैं। और आज कॉन्क्लेव में पहले दिन हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद हैं। अनुराग जी, जो बात आप कह रहे हैं, इसके अलावा आप, क्योंकि आपने जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया, जैसे कृषि की आपने बात करी, आपने कोरोना काल की बात की, तो उसमें कई और उसमें गैप्स हैं। जैसे अगर मैं कोरोना काल की बात करूं तो जो एक आंकड़ा जो वैश्विक एजेंसी देती हैं, वो कहती है कि भारत में इतनी बड़ी तादाद में मौत हुई, और आपकी सरकार पर आरोप लगता है कि आप इस आंकड़े को दबाते हैं, छिपाते हैं। जब आप किसानों की बात करते हैं, आज हम 2022 में हैं, जून का महीना शुरू हो गया, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य था। वो भी अब इस साल के अंत तक उसका हिसाब किताब भी आपको देना पड़ेगा। देखिए, मैं पहली बात तो करूं, कुछ लोगों का प्रोपोगेंडा मशीनरी ऐसी है, कुछ विदेश में, कुछ थोड़े बहुत देश में भी है, जो भारत की बढ़ती ताकत को पचा नहीं पा रहे। वो विश्वास ही नहीं करते भारत अपनी 2 वैक्सीन बना सकता है। वो मानते नहीं भारत में बुलेट प्रूफ जैकेट अपनी बन रही है। वो मानते नहीं भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। वो मानते नहीं कि मोदी जी की पॉलिसीज़ के कारण ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, हम मोबाइल के क्षेत्र में लाए। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आयात करने वाले थे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और मोबाइल्स के। मात्र 4 वर्षों में मोदी जी की नीतियों के कारण आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना है। ये हमारी ताकत, बिल्कुल ठीक। इसीलिए 13 और क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को लाया गया। 1,97,000 करोड़ के इंसेंटिव लाने का काम किया। ये जो लोग मौत के आंकड़े देते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारत सरकार देती है? हर राज्य की सरकार, जो कांग्रेस की हो, टीएमसी की हो या बाकी राजनीतिक दलों की हो, आज कहीं डीएमके है, कहीं केसीआर की पार्टी है, कहीं पर वाईएसआर की पार्टी है, कहीं और राजनीतिक दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, छोटे छोटे दल भी हैं। क्या हमने उनको कहा कोई आंकड़े रोकिए? क्या आप आज के युग में आप कोई ऐसी चेंज कर सकते हैं कि आपके मोहल्ले में किसी की मौत हुई और आप उसको छिपा दें? यहां पे रजिस्ट्री होती है जी, मौत की सर्टिफिकेट मिलता है जी कि आपके यहां पे मृत्यु हुई, आपका डेथ सर्टिफिकेट है। मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल। मैं आप सबसे पूछता हूं, मिलता है कि नहीं मिलता है जी? जब वो डेथ सर्टिफिकेट लेने वालों की संख्या वहां पर है, तो उसमें झूठ कौन बोल सकता है? हमारे पास 2 एमएलसी, एक तो संजय जी बैठे एमएलसी, राजेश जी हमारे विधायक भी हैं, ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं 4थी बार सांसद हूं। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट मिलता है जी, कौन नहीं लेता? बिल्कुल। और डिजिटल अगर दृष्टि से देखा जाए तो आरोग्य सेतु ऐप हो, कोविन ऐप हो, हमारी यूपीआई भीम डिजिटल पेमेंट्स की ऐप हो, दुनिया ने सराहा है। दुनिया में आज भी पर्चियों पे सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। मोदी जी की सोच थी
हमारे यहाँ पर कोविन ऐप पर ही आपके सर्टिफिकेट पहले मिल गए। दुनिया भर में भारतीयों ने पहले ट्रैवल करना शुरू कर दिया। ये भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत है। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि 45 साल में जो है इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। 60 लाख से ज़्यादा वो कहते हैं कि सरकारी वैकेंसी जो हैं अलग अलग स्टेट में केंद्र सरकारों की खाली हैं। 2,66,000 रेलवे की भर्तियां और बाकी सब जगह भी। तो अगर बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है तो सवाल है कि सरकारी वैकेंसियां क्यों खाली हैं, उनको क्यों नहीं भरा जाता, लोगों को कैसे राहत मिलेगी रोजगार के मुद्दे पर? देखिए, मैं पहली बात तो कहूँ, वो अपने राज्यों के आंकड़े भी दे सकते हैं, देश के भी दे सकते हैं। हमने तो बड़ी पारदर्शिता के साथ रखा है। EPFO के आंकड़े देश के सामने आते हैं कि 1 करोड़ और कितने लाख लोग उसमें नए रजिस्टर हुए हैं। आपदा के समय कितने हुए, जिनकी नौकरी आपदा के समय चल गई, उनको वापस रखने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन भी दिया, पैसा भी दिया। तो मोदी सरकार ने दिया कि अगर आपकी 100 से कम संख्या एम्प्लॉयज़ की है, 15,000 रुपये से कम उनकी महीने की तनख्वाह है, तो मोदी सरकार उसके लिए पैसा देगी। हमने उसको देने का काम किया जी। लाखों लोगों को वहाँ पर रखा, नए लोगों को रोजगार हुए। मोदी सरकार के आने के बाद हमने सोच में बदलाव लाए, स्वरोजगार की ओर, कारोबार की ओर, आविष्कार की ओर हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20 लाख रुपए तक देने की बात मोदी सरकार ने की और देना शुरू कर दिया। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं। यही नहीं, हमने स्टार्टअप्स की शुरुआत की। कांग्रेस के लोग कहते थे क्या स्टार्टअप्स, क्या स्टार्टअप्स। जो 8 साल पहले हम कहीं खड़े नहीं थे, आज हम सीना ठोक कर कहते हैं कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण, भारत के युवाओं की ताकत के कारण, उनकी क्षमता के कारण आज दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप नेशंस में किसी का नाम है तो भारत का नाम है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपदा के समय भी मैं देश के लोगों के साथ बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, आपदा के समय भी दुनिया के किसी एक देश में अगर 50 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनने का प्राप्त हुई, 50 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनी और कुल मिलाकर 100 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त की, तो केवल भारत में वो हुआ है। हमारी स्टार्टअप्स ने बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदने का काम भी किया। ये दुनिया के किसी और देश में नहीं हुआ। ये बढ़ते भारत की ताकत है, ये नए भारत की ताकत है। जो कल्पना मोदी जी करते हैं वो हमने देश के सामने पूरी करके दिखाने का काम। लेकिन विपक्ष कहती है कि 5,35,000 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ, जो बैंकों से पैसा चला गया और वो सरकार के दोस्त लोग हैं, वो पैसा लेकर जो है विदेश में भाग गए। और दूसरी बात ये भी, भ्रष्टाचार की बात चलती है तो भाई आप वो कहते हैं कि भाई आप अपने विरोधियों को ED CBI उनसे दबा देते हैं। सोनिया जी के लिए आपने ED लगा दी, राहुल जी के पीछे ED लगा दी, सत्येंद्र जैन, महाराष्ट्र की आधी कैबिनेट जो है वो ED उनके पीछे पड़ी हुई है। बैंक और बैंकों का पैसा किसका पैसा है? ये देश का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। बैंक कांग्रेस के समय जो गिरते चले जा रहे थे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं हमारी, उनकी क्या हालत इन्होंने कर दी थी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मैं आपके सामने बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, 2 साल वित्त राज्य मंत्री रहा, इसलिए भी बड़ी गंभीरता का कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस ने पैसा लुटाया, आज जितने लोग विदेश में भाग कर गए हैं, देश के लोगों को देखना चाहिए किसकी सरकार के समय इनको पैसा मिला। ये UPA की सरकार थी, इनकी पॉलिसीज थी, इनके कारण ये लोगों ने पैसा लिया, ये भगौड़े हुए। लेकिन मोदी सरकार आई तो इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल ये हम लेकर आए। जो आर्थिक अपराध करके भगौड़े हो जाते तो उनको वापस लाने की प्रक्रिया हमने शुरू की। दुनिया भर में मुकदमे हम लड़ रहे हैं, चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, चौकसी हो, कोई भी हो, इन सब के खिलाफ मुकदमे भारत की सरकार लड़ रही है। और वहां पर विजय होने का भी कई जगह हमें वो लाभ मिला है। लोग जेलों में हैं, क्यों? हम लड़े हैं। पैसा लुटाने का काम इन्होंने किया था। आपदा के समय भी 5 लाख करोड़ रुपया, कितना? 5 लाख करोड़ रुपया हमने देश के छोटे, मध्यम और बड़े व्यापारियों को 20% उनकी जो वर्किंग कैपिटल है उसका ज़्यादा दिया है, बगैर किसी गारंटी के, बगैर किसी कोलेटरल के। किसी को अपना घर जमीन गिरवी नहीं रखना पड़ा, उनको 5 लाख करोड़ रुपया बैंकों से दिया, मोदी सरकार ने दिया है ताकि वो अपना काम धंधा कर सकें। आज उसका लाभ ये मिला कि आपके पिछले 14-15 महीनों में GST कलेक्शन देखिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है, अब तो 1,44,000 करोड़ तक पहुंच गई है। ये मोदी सरकार के निर्णयों के कारण है। बैंक भी मुनाफों में आए, पैसा भी वापस आया, GST कलेक्शन भी बढ़ी और भारत की अर्थव्यवस्था भी दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है।
तो 8.7% की दर से बढ़ रही है। और ईडी का क्या कहेंगे? ईडी का आप इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का आप भी उसी इस्तेमाल तरह पीछे पड़ गए ईडी की तरह है। नहीं, क्योंकि ये बार बार विपक्ष सवाल उठाता है। अभी सत्येंद्र जैन का हो गया, सोनिया जी, राहुल जी। अगर कोई शेल कंपनी बनाएगा और उन शेल कंपनियों के माध्यम से 200 बीघा जमीन भी खरीदेगा दिल्ली में, जहां दिल्ली में लोग 200 स्क्वायर फीट के लिए तरसते हैं, ये 200 बीघा जमीन इकट्ठी करने वाले आखिरकार सत्येंद्र जैन जी, ये जवाब देना पड़ेगा। उन कंपनियों में आपकी धर्मपत्नी, पहले आप थे, आपके परिवार के लोग, आपके नजदीकी लोग, उसमें क्या कर रहे हैं? क्या काम है इनका उन शेल कंपनीज में? 200 बीघा जमीन आई क्यों? उसको रेगुलराइज कैसे किया गया? उसकी कीमतें कैसे बढ़ी? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। केजरीवाल जी कोई नहीं होते क्लीन चिट देने वाले। उनके ही संरक्षण में एक व्यक्ति, एक ऐसा मंत्री जो लगातार लूटर को शूट कर रहा था, जिसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं कि उसको संरक्षण देने का काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। सत्येंद्र जैन जी को नहीं, उनके मुख्यमंत्री तक को इस्तीफा इसमें से दे देना चाहिए। क्यों संरक्षण दिया गया इसके ऊपर? यह देश की जनता पूछती, बड़ा ईमानदारी का ढिंडोरा पीटते हैं। एक नहीं, उनके कई ऐसे चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ बार बार आरोप भी लगे हैं। और मैं आपसे बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, पंजाब में अभी सरकार बनी, एक मंत्री वहां पर बर्खास्त हो गया। एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। जो पब्लिक आ गया वो बर्खास्त कर दिया, बाकियों पे मौन क्यों है? नहीं, पर वो बाकियों पे कह देते हैं कि अब आप तो हिमाचल के हैं, बाकियों पे कह देते हैं कि सत्येंद्र जैन क्योंकि हिमाचल के प्रभारी थे, हिमाचल के प्रभारी बनाएगा। हिमाचल में आपको आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है, केजरीवाल इसलिए आपने क्या है जी आम आदमी पार्टी? यूपी में 403 सीटों पे लड़े, हर जगह जमानत जब्त हुई। वो एक उत्तराखंड में कहते थे हम सरकार बना रहे, वहां उनकी हालत पतली होगी, कुछ नहीं कर पाए। गोवा गए थे, बाकी जगह गए, क्या हुआ? 4 राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है तो उनका खाता नहीं खुल पाया। हिमाचल में भी हम उनका खाता नहीं खुलने देंगे। और मैं ये पहले कह दूं, 2 महीने पहले हमने उनके पार्टी के अध्यक्ष, उनके महामंत्री, उनके महिला मोर्चा की अध्यक्ष, उनके आईटी सेल के अध्यक्ष, उनके व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सारे आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। अब आप सोनिया जी की सुन लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सोनिया जी और राहुल जी वाला तो आरोप बड़ा गंभीर है। सोनिया जी और राहुल जी पहले ही बेल पर हैं। क्या देश की जनता नहीं चाहती कि जिन लोगों ने देश के जो संसाधन हैं उनको लूटने का काम किया हो? आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो किसी विभाग की जमीन को एक ट्रस्ट को दे दिया जाता है। देश में पीएम केयर का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दे दिया जाता है। ऐसे आप नेशनल हेराल्ड के नाम से आप कहते हो स्वतंत्रता संग्राम की बात। अरे भाई, देश के असली स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आपने जनता तक जाने नहीं दिए पिछले 70 सालों में। वो अनसंग हीरोज का नाम भी आज हर पंचायत से, हर गांव से निकालने का काम मोदी सरकार कर रही है, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने का काम किया है। आपने तो सत्ता का सुख भोगने का काम किया है। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने किया है, और 2 नहीं 4-4 हाथों से लूटने का काम किया है। और अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपसे कोई जवाब मांगता है तो आप क्यों भागते हो जी? आपको तो आना चाहिए आगे। क्यों ये लोग डरते हैं ईडी से? क्या देश में जिन्होंने आर्थिक अपराध किया है उनको आप केवल इसलिए छोड़ देंगे कि वो राजनीतिक या किसी राजनीतिक दल से आते हैं? कि पहले प्रधानमंत्री उनके परिवार से हो तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा? लेकिन जीप घोटाले की बात हो, बोफोर्स घोटाले की बात हो, चीनी घोटाले की बात हो, खाद घोटाले की बात हो, और रक्षा विमान खरीदने के घोटालों की बात हो, या अगस्ता वेस्टलैंड की बात हो, ये कौन है जिन घोटालों में? 2G CWG वालों में। इसका जवाब इनको देश को देना ही पड़ेगा। अच्छा बाबा नमस्ते। देखिए, जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सब के चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today.
पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपनों का भविष्य उज्जवल बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education. Offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. एलोवेरा में एलोवेरा केसर चंदन जेल का करोड़ों भाई बहनों ने उपयोग किया और ये पाया कि इससे रैशेस तो पहले ही दिन में अच्छे हो जाते हैं। 3 से 7 दिन प्रयोग करने से पिंपल्स भी पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और लगातार प्रयोग करने से चेहरे के दाग, धब्बे एवं समस्त त्वचा रोगों में जबरदस्त लाभ। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। अनुराग जी, क्योंकि आप सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बार बार ये कहा जाता है कि भी आपकी सरकार में बहुत सारी गड़बड़ियाँ तो हैं, लेकिन वो मीडिया में आती नहीं, क्योंकि आपने जो है मीडिया वालों को मैनेज कर रखा है। किसी ना किसी तरह से आप मीडिया को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, और बाकी जो है आप लोगों के जो दोस्त लोग हैं वो अपने मीडिया को पॉकेट में डाल लेते हैं। ऐसे आरोप लगते हैं आप पे। आपका मेरा आज तक मंत्री बनने के बाद कितनवां इंटरव्यू होगा? मेरे ख्याल से 5वां 6ठा। मैंने कभी आपसे भी पूछा कि आपका सवाल क्या होगा? नहीं। प्रसार भारती ऑटोनोमस बॉडी, वो अपना काम करती है जी। इसी तरह से देश में एक नहीं हजारों अखबारें हैं। मैं देश के सामने बताना चाहता हूँ, 95,000 अखबारें तो ऐसी हैं, पीरियोडिकल्स ऐसे हैं जहाँ पर कई लोगों ने 5-5 साल से अपनी रिटर्न तक नहीं भरी, लेकिन उनके पास वो समाचार पत्र का लाइसेंस भी है। हमने उनको भी नोटिस दिया क्योंकि बाकी लोगों को रजिस्टर करने के लिए नाम नहीं मिलते हैं, और वो अगर चल नहीं रहे तो दूसरों को मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई एक टीवी चैनल, कोई एक अखबार ये कह दे कि सूचना प्रसारण मंत्री बनने के बाद मैंने एक फ़ोन भी किसी अखबार वाले को, टीवी वाले को, मैगजीन वाले को किया हो। मेरा तो यहाँ पर खुला है, किसी को अपने दुख सुख लेकर आने हैं तो मेरे यहाँ पर आए, चाय पिए। पॉलिसी लेवल पर कोई चेंज करनी है तो हमारी सरकार उस पर देखेगी। हम पारदर्शिता से काम करने वाले हैं, और ये बड़ा डायनेमिक क्षेत्र है जी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। भारत में $24 बिलियन की इंडस्ट्री है। 2030 तक ये $100 बिलियन की इंडस्ट्री होगी। इस बार के कान फिल्म फेस्टिवल में आप देखिए, पहली बार हुआ किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर मिला तो भारत को मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपकी सरकार जो है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की अनुमति सबको देती है, लेकिन देश में एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, राजस्थान में एक पत्रकार कुछ कह देता है तो राजस्थान की पुलिस जो है उसके खिलाफ FIR कर देती है। पश्चिम बंगाल से एक महिला पत्रकार को बंगाल छोड़ करके दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उसके पीछे पुलिस लगा दी गई थी, और वो पत्रकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की लगातार जो नाकामियाँ उनको सामने ला रही थी। पंजाब में हम देख रहे हैं कि पंजाब की पुलिस राजनेताओं को, पत्रकारों के पीछे अगर केजरीवाल साहब के खिलाफ कुछ लिख दो तो आपके घर पे पंजाब पुलिस आ जाएगी। ये जो एक नया ट्रेंड है पत्रकारों के लिए बहुत खतरनाक है। आप किसी के खिलाफ लिखेंगे, आपके पास राज्य सरकार की, राज्य की पुलिस आ जाएगी आपको पकड़ने। देखिए, पुलिस पावर्स का ये दुरुपयोग किसी भी राज्य के लिए अच्छा नहीं, किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। और आखिरकार अगर हम चौथा स्तंभ पत्रकारिता को मानते हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम को अकाउंटेबल करने का, जवाबदेह करने का एक उनका दायित्व है। इसलिए मीडिया को भी जो अपने नियम हैं, रूल्स हैं, उसके अंतर्गत रहकर काम करें। सरकारों को जवाबदेह बनाएं, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो राज्य केवल पत्रकारों को नहीं, ममता जी के आने के बाद ममता दीदी ने तो ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हो या भाजपा के कार्यकर्ताओं को भाग के असम जाना पड़ा हो, वहाँ के नेताओं पर दबाव बनाया गया हो। ये इस तरह की राजनीति लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। ये लोकतंत्र का गला घोंटने वाली बात है। केरल में हत्याएं होती थी, पश्चिम बंगाल में हत्या होती है, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है जी। आखिरकार लोकतंत्र में आप अपनी विचारधारा को रखिए,
आप अपनी पॉलिसीज़ को रखिए, अपने प्रोग्राम्स को रखिए और जनता के बीच में सीना ठोक कर जाइए। हम चारों राज्यों में सीना ठोक कर गए, काम किया, चारों के चारों राज्यों में पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। काम के बल पर बनाई है, नेतृत्व और ईमानदारी के बल पर बनाई है। इसलिए किसी का भी गला घोंटने का काम नहीं होना चाहिए, चाहे वो मीडिया समूह हो या कोई कार्यकर्ता हो। और मुझे आशा है कि ये जो सरकारें ऐसा कर रही हैं वो भविष्य में ऐसा ना करें। ओके, तो ऑडियंस की तरफ से कुछ सवाल मैं लेना चाहूँगा, एक दो सवाल जो हमारे यहाँ बहुत खास लोग हैं, यहाँ पर कुछ वरिष्ठ पत्रकार और मेहमान हैं। अवधेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार हैं। अवधेश जी, सवाल आपका। अनुराग जी नमस्कार। 8 साल आपकी सरकार के हो गए हैं, आपने अनेक उपलब्धियां गिनाई हैं, सभी सरकार के प्रतिनिधि गिनाते हैं और गुणात्मक अंतर भी है, उस पर मैं कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा। लेकिन हर सरकार की एक छवि होती है, एक चेहरा होता है कि इस सरकार का चेहरा कैसा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक विशेष चेहरे की पक्ष और विपक्ष दोनों ने कल्पना की थी। तो आज 8 साल के बाद आपसे पूछा जाए कि दुनिया में और भारत में आपकी सरकार का चेहरा कैसा है, वो छवि कैसे है, इसको किस नाम से याद किया जाएगा भविष्य में? मैं यही कहूँगा कि 8 वर्षों के बाद केवल भारतीय जनता पार्टी ने, भारत का हर नागरिक सिर उठाकर कह सकता है कि हमने ऐसी सरकार चुनी जिसने 8 वर्षों में एक भी घोटाला नहीं होने दिया, जिसने आपदा के समय हर भारतीय को मुफ्त में वैक्सीन देने का काम किया, 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाकर दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया और दुनिया भर में भारत के पासपोर्ट की मान्यता नहीं, उसको स्वीकार्यता के साथ साथ उसको एक ऊंचे नज़रिए के साथ देखने का जो अवसर मिला है। ये भारत की प्रतिष्ठा जो पूरी दुनिया भर में बढ़ी है। क्वाड की मीटिंग में आपने देखा होगा, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में भी जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व करने के लिए आगे कहा गया, ये नए भारत की और बढ़ते भारत की पहचान है जो 130 करोड़ भारतीयों ने मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम किया। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। पहलवान जैसी ताकत, साइंटिस्ट जैसा तेज दिमाग, स्वस्थ हृदय, आंखों की ज्योति, लंबी आयु और ग्लोइंग स्किन के लिए गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये फायदे तभी हैं जब घी शुद्ध हो। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी खाइए, अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपनों का भविष्य उज्जवल बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो। कावेरी रंग छायो, खुशी। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ISI मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित होंगे। बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अनुराग जी, ये आरोप लगता है कि आपने धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया है आप, क्योंकि आज काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का मसला भी चल रहा है, कुतुब मीनार की, ताजमहल की बात आ जाती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो लगातार एक इंटरनेशनल फॉरेन मीडिया कह रहा है कि आपकी सरकार ने धर्म के नाम पर बांट दिया देश को। देखिए, पहली बात तो ये कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करती है। सवाल देश की जनता के सामने है, मुझे लगता है मुझे इसका जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं। जब 12 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर मिले तो क्या किसी ने धर्म को देखा, जाति को देखा? 3 करोड़ पक्के मकान मिले, किसी ने धर्म जाति को देखा, क्षेत्र को देखा?
9 करोड़ पानी के कनेक्शन मिले किसी ने जाति धर्म को देखा, 45 करोड़ बैंक खाते खुले जाति धर्म क्षेत्र को देखा, या फिर हर गांव में बिजली, हर घर को बिजली मिली जाति धर्म को देखा? नहीं देखा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिला। आप कहेंगे कईयों के परिवार बड़े, कईयों के छोटे। हमने कहीं कहा कि हमने तो प्रति व्यक्ति दिया है, प्रति परिवार भी कर सकते थे, लेकिन हमने प्रति व्यक्ति दिया है जी, इसकी तो कहीं चर्चा नहीं होती है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, हमने 100% सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है, और ये सेवा की भावना से किया है, सुशासन के रास्ते से किया है, और गरीब कल्याण को मन में रखकर उस सोच के साथ ये 100% सशक्तिकरण करने का काम किया है। ओके, प्रफुल्ल केतकर जी ऑर्गेनाइजर के चीफ एडिटर हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। अनुराग जी, आपने अभी फ्री स्पीच के बारे में इन्होंने प्रश्न किया, मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन करना चाहूँगा सेडिशन लॉ पर, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी तक कंसिस्टेंटली एक बीजेपी की पोजीशन रही सेडिशन लॉ और उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। पिछले 8 साल में ये आरोप लगाया जाता है 399 केसेस लगाई गई, 8 कन्विक्शन केवल हुए। तो क्या बीजेपी की पोजीशन बदली है सरकार में आने के बाद? और ये जो सेडिशन और एंटी नेशनल वाला जो डिबेट है, क्या इसके बारे में सरकार की नीति में कोई कंफ्यूजन है कि किसको, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह का, तो इसमें संतुलन कहाँ पे ये सरकार देखती है? ये मुझे लगता है 8 साल का एक बड़ा डिबेट है जिसके बारे में अभी आगे आने वाले समय में उत्तर ढूंढना पड़ेगा। मैं बड़ा स्पष्ट एक बार कर दूं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के हम समर्थक पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इमरजेंसी के टाइम पर हमारे बड़े बड़े नेताओं ने दिनों तक नहीं, कई महीनों तक जेल को भी भुगता है। हम विपक्ष थे तब भी इसके पक्षधर थे, सत्ता में तब भी इसके पक्षधर हैं। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, कुछ राज्य इसका दुरुपयोग करते होंगे तो उसका अलग बात है। किन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया गया, किन के ऊपर किया गया, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। इतना जरूर कहूँगा कि मेरे मंत्री बनने के बाद अगर किसी के ऊपर कार्रवाई हुई है तो ये जो देश में भय भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं और दूसरे देशों की छवि भी झूठ बोलकर खराब करने का काम करते हैं। बॉर्डर पार से जो ऐसे पोर्टल्स चलते थे, यूट्यूब पर चलते थे, उसके खिलाफ हमने एक बार नहीं 5 बार ऑर्डर निकालकर कड़ी कार्रवाई की और ऐसे हमने यूट्यूबर्स को और वेब पोर्टल्स को बंद करने का काम किया है ताकि भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र बंद हो, भारत के नागरिक और सुरक्षित रह सकें, भारत सुरक्षित हो। उस दिशा में कदम है। ये केवल उन लोगों के खिलाफ है जो देश के खिलाफ ऐसा कदम उठा रहे हैं और इसको हम आगे भी उठाएंगे। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जहां तक बाकी बात है उसमें आप किसी भी समाचार पत्र टीवी चैनल को भारत सरकार की ओर से एक भी ऐसा नोटिस नहीं किया है। अनुराग जी, समय की बाध्यता है तो एक मैं सिर्फ चीज़ जानना चाहूँगा थोड़ा सा अलग हटके, क्योंकि इस सरकार में और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था, उन्होंने लाल किले से पिछले साल 15 अगस्त पे कहा था कि ये भारत का अमृत काल है, क्योंकि हम भविष्य के भारत की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा भारत का अमृत काल है 25 वर्ष। 25 साल बाद आप देश को, खुद को और अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? एक चीज़ इसमें और, आपको लगता है कि काम बहुत बढ़ गया है? क्योंकि मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि अक्सर आपके पास 2 मंत्रालय हैं, आप कभी जो है कान फिल्म फेस्टिवल में होते हैं, कभी आप स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के साथ होते हैं, कभी आप राजनीतिक मंच पर यहाँ पर होते हैं, कभी आपको चुनाव की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की दे दी जाती है तो वहाँ पर आप दिखते हैं। तो क्या कहीं ऐसा भी है कि मोदी जी ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के साथ साथ ये भी कह दिया है ना सोऊंगा ना सोने दूंगा? और देश के लिए अगर ये करना पड़े तो इससे अच्छी बात क्या है जी? ठीक, जब देश के प्रधानमंत्री ही इतने समर्पित हैं कि वो एक दिन में 4-4 देशों में जाकर बगैर सोए भारत के तिरंगे की मान और शान बढ़ाते हैं, तो मोदी मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को उसी दिशा में काम करना चाहिए। इसमें किंतु परंतु कोई नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुनाव जीतना, वापस सत्ता में आके सेवा करना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत को आगे ले जाने की है। वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और हम सबको केंद्र में
और बाकियों को राज्य में वो ताकत लगानी है ताकि पूरा भारत एक दिशा में आगे बढ़े, सभी राज्य आगे बढ़े। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि अनुराग जी अभी सुबह साइकिल चला रहे थे, अभी यहाँ पर पाए, तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। नहीं, इस बीच में मैं 80-90 लोगों से मिलकर आया हूँ जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। 80 90 लोगों से मिल के आया हूँ। ठीक। तो एक लोकसभा का चौथी बार का चुना हुआ सांसद, इसलिए मुझे अपनी उन जिम्मेदारियों का भी ध्यान है, क्या करना है, क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ लोग यहाँ मिलते हैं। देश भर के कार्यकर्ता यहाँ पर आकर मिलते हैं। युवा मोर्चा का 7 साल तक मैं अध्यक्ष रहा, तो जिम्मेदारियां करनी, क्योंकि अगर किसी पद पर पहुंचा हूं तो उस समय जो संघर्ष किया है, कांग्रेस के घोटालों को उजागर करने का, उनकी कश्मीर विरोधी नीतियों को उजागर करने का, उस समय के आंदोलन, मोदी जी का नेतृत्व आज हमें सत्ता में लाया है, तो यहाँ आकर सेवा करने का भी हमें उससे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। आखिरकार अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसमें चाहे मंत्री हों, नागरिक हों, अधिकारी हों, सबको अपना योगदान देना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है हर भारतीय की सोच बड़ी तेजी के साथ बदली है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए आज हर भारतीय पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है। तो जो हमारे साथ खिलाड़ी कुछ हो, बताएं खेलों में कोई बदलाव 8 साल में, क्योंकि खेल मंत्री सामने इसलिए नहीं क्योंकि मैं भी बड़े खुले सवाल पूछे, आप भी खुलकर कह सकते हैं कि 8 साल में आपको लगा कि खेलों के मामले में, खेलों के क्षेत्र में कोई बदलाव हिंदुस्तान में हुआ है। मुझे लगता है कोई अगर खेल से जुड़ा व्यक्ति बोले। जी सर, अभिषेक वर्मा, इंडियन कंपाउंड आर्चर। आपको लगता है कि आपको अभिभावक की तरह से ये सरकार अब ट्रीट करती है खिलाड़ियों को? क्योंकि पहले मुझे याद है ऐसी खबरें आती थी कि ओलंपिक खेलने के लिए टीम जाती थी और उनके देसी घी के डब्बे जो अधिकारी खा जाते थे, ये भी खबरें आती थी। कहावतें बहुत सी हैं सर, और शायद खेल की दुनिया हमारी एक ऐसी दुनिया होती है जिसमें कोई धर्म, जाति या कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती। और रियलिटी में है सर, ये हम एक ही मेस में खाना खाते हैं, एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। अब हमारा धर्म नहीं होता, मतलब वो नहीं कहते कि ये दूसरे धर्म से है या दूसरी जाति से है, वहाँ वो खिलाड़ी है, चाहे वो आर्चरी का हो, चाहे वो बॉक्सिंग का हो, चाहे वो शूटिंग का हो। और 8 साल मोदी सरकार, बिल्कुल सर बहुत प्रोग्रेस है। मैं 8 साल प्रोग्रेस की बोलूँगा। मैं 2015 में अपना कैंप ज्वाइन करने सोनीपत गया था। आज का सोनीपत और 2015 का सोनीपत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रियलिटी में एक हॉस्टल होता था वहाँ पे जिसमें 300 खिलाड़ी रहते थे। आज की डेट में वहाँ पे 5 हॉस्टल हैं जिसमें मोर देन 1500 की कैपेसिटी है, वहाँ पे खिलाड़ी रह सकते हैं। आज की डेट में खिलाड़ी को हमें कैसे आगे बढ़ना है, सिर्फ बोलना है गवर्नमेंट को कि हमें शायद मेडल के पास लेके जाने के लिए हमें फॉरेन ट्रेनिंग चाहिए या हमें टूर्नामेंट्स के एक्सपोजर चाहिए। तो पूरी टीम ऐसी बनी हुई है, चाहे वो टॉप्स के माध्यम से हो, खेलो इंडिया के माध्यम से हो, यूथ के माध्यम से हो। आज की डेट में स्कीम ज़्यादा हैं और यूटिलाइज करने वाले कम है। तो ऐसे ही मेरा मानना है कि देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमें बहुत खुशी होती है, हम पोडियम पे जाते हैं, वहाँ पे हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, 25 से 30 कंट्रियाँ पार्ट लेती हैं, वो देखती है देश का झंडा ऊपर उठ रहा है, हमें गर्व महसूस होता है। मैं सोचता हूँ कि हमें उस टाइम पे गर्व महसूस हो रहा है और मोदी सरकार आगे बढ़ करके इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर रही है, तो हर भारतीय को कितना गर्व होता होगा सर। तो यही मैं बोलूँगा सर, ट्रीट हमें लाइक अ पेरेंट्स किया जा रहा है। एक बच्चे को सराहने से लेकर के हम मेडल लेकर के आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेडल नहीं ला पाते। तो जो हाथ है, जो थपथपी है, पीएम सर भी फ़ोन करके बधाई देना और सहानुभूति करना, आगे बढ़ाना, प्रोग्रेस करना, एक अपने आप में एक अलग चीज़ है जो शायद पहले नहीं देखी थी और आज में हमने देख रहे हैं सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी हारे हुए खिलाड़ी को सांत्वना देने के लिए देश के प्रधानमंत्री कभी उनको सांत्वना दे, हिम्मत बढ़ाए कि इस बार कोई बात नहीं, अगली बार मनोबल बढ़ाने का ही काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। उनका मानना यह है कि 130 करोड़ भारतीयों को आप रिप्रेजेंट करते हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हार जीत खेल का हिस्सा है और वो तो कहते भी है खेलो इंडिया में कि खेलोगे तो खिलोगे। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी का खेलों के प्रति रुचि, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप स्कीम जो लेकर आए, उसमें जैसे अभिषेक जी ने कहा कि आपके रहने, खाने, भोजन, आपकी ट्रेनिंग से लेके आपके इवेंट में पार्टिसिपेशन से लेके टॉप स्कीम के लोगों को 60,000 रुपया 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च के रूप में भी अलग से दिया जाता है। उनको सिर्फ खेल की चिंता करनी है, बाकी सब चिंताएं
मोदी सरकार करती है। जी, ये बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसीलिए हमारे खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की। ओलंपिक्स में पहले से ज़्यादा मेडल हम साथ जीत कर आए। पैरालंपिक्स में जितना हमारा कंटिंजेंट किया था पिछली बार, उतने मेडल 19 हम इस बार जीते। डेफ ओलंपिक में 16 मेडल जीते। थॉमस कप जो हमने पूरे 73 साल में नहीं जीता, गोल्ड मेडल थॉमस कप में जीता। और वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी भारत तीसरे स्थान पर आया। ये अपने आप में दिखाता है भारत की स्पोर्ट्स में बढ़ती ताकत। और सिर्फ खेल नहीं बल्कि हर जगह, जिसका जिक्र आपने किया भी कि वैश्विक मंचों पर हम देखें या फिर खेल के मंचों पर देखें, भारत की ताकत तो बढ़ रही है। और शायद 8 साल की एक बड़ी जो उपलब्धि है वो यही है। अनुराग जी, आपसे बातचीत करने में बहुत अच्छा लगा और खुलकर आपसे सवाल जवाब हुए और आपसे हमारी इस इनिंग की पारी की शुरुआत हुई इस कॉन्क्लेव की। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से आपसे खुले मंच पर हम देश के सवाल जो हैं, लोगों के सवाल आपसे लगातार जब मौका लगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी। तो अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ थे और उनसे हमने खुलकर चर्चा की 8 साल मोदी सरकार, सपने कितने हुए साकार, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। हमारी आज की तेजस्विनी जानी मानी प्रख्यात ओडिसी गायिका श्यामामणि देवी ओडिसी के क्षेत्र में इतना काम किया है कि उन्हें इस क्षेत्र में एक जीवित किंवदंती की मान्यता दी जाती है। जो ग्राउंड लेकर जब बज रहा था, मैं छोटी थी तो मैं ऐसा नीचे बैठ के देखती थी, ऐसा कोई अगर गा सकता है तो मैं क्यों नहीं गा पाऊंगी। अगर मन में इच्छा शक्ति प्रबल हो, दृढ़ मानसिकता हो तो आप कर पाएंगे। संगीत सिर्फ सीखने से संगीत नहीं होता, उसको लाने के लिए आपको हर रोज अभ्यास करना पड़ेगा। हावन कहे गए हजहू न आए, कौन गली गयो श्याम। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान। बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की बेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में जिन्होंने दूसरों का हाथ थामने का दिखाया जज्बा, साधारण लोगों की असाधारण हिम्मत की कहानियाँ, हौसले की कहानियाँ जो आपके चेहरे पर जरूर मुस्कान ला देंगी आपको उम्मीद की किरण। मिलिए असल जिंदगी के नायकों से, मेरे यानी कि जया सिन्हा के साथ और मेरे यानी शहला निगार के साथ। देखिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मोदी सरकार के 8 साल कैसे हैं पुरानी सरकारों से अलग? क्या कुछ बदला? कौन सी हुई नई शुरुआत? योजनाओं की लड़ियों ने क्या दी सफलता की सौगात? देश में हो रहा है क्या सही विकास? क्या पूरी हो रही है देश की जनता की आस? जानने के लिए देखिए 8 साल मोदी सरकार, सपने कितने हुए साकार। सिर्फ डीडी न्यूज पर शुक्रवार 3 जून से। रस भाव विदा कवि, जो आज की रायसीना हिल के पास एक गांव था, उसमें लिखा है देशोस्ति हरियाणा क्य पृथिव्याम स्वर्ग सन्निभय, दिल्लिकाख्या पुरी तत्र तोमरई रस्ति निर्मिता। अगर दिल किसी से लगाया न होता, जमाने ने हमको मिटाया न होता। हमारी आज की तेजस्वी जानी मानी प्रख्यात ओडिसी गायिका श्यामामणि देवी ओडिसी के क्षेत्र में इतना काम किया है कि उन्हें इस क्षेत्र में एक जीवित किंवदंती की मान्यता दी जाती है। जो ग्रामोफोन लेकर जब बज रहा था, मैं छोटी थी तो मैं ऐसा नीचे बैठ के देखती थी, ऐसा कोई अगर गा सकता है तो मैं क्यों नहीं गा पाऊंगी। अगर मन में इच्छा शक्ति प्रबल हो, दृढ़ मानसिकता हो तो आप कर पाएंगे। संगीत सिर्फ सीखने से संगीत नहीं होता, उसको लाने के लिए आपको हर रोज अभ्यास करना पड़ेगा। हावन कहे गए अजहू न आए, कौन गली गयो शाम। न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं IME गाजियाबाद, 27 years of excellence in higher education और वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट